अगर आपको लगता है कि तेल सिर्फ आपकी गाड़ी चलाता है तो जरा रुकिए, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाता है। 1970 में तेल ने दुनिया को रोक दिया था और आज फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। बस किरदार बदल गए हैं, एक समुद्री रास्ता, कुछ फैसले और पूरी दुनिया की जेब पर असर, यही है तेल का असली खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तक न्यूज, मैं हूं अंकित सिंह। 1970 का दशक दुनिया के लिए सिर्फ एक आर्थिक दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने यह सिखाया कि तेल सिर्फ जमीन से निकलने वाला ईंधन नहीं, बल्कि वैश्विक ताकत का सबसे बड़ा हथियार है। उस समय दुनिया तेजी से औद्योगिक विकास कर रही थी। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं तेल पर निर्भर हो चुकी। लेकिन इसी बीच 1973 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें पूरी व्यवस्था को हिला दिया। योम किपुर वार शुरू हुआ। इजराइल और अरब देशों के बीच अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया और यही वह बिंदु था जहां से तेल राजनीति में बदल गया। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक में अमेरिका और उसके सहयोगियों को तेल की सप्लाई बिल्कुल रोक दी। यह कोई सामान्य आर्थिक निर्णय नहीं था, यह एक रणनीतिक जवाब था। दुनिया ने पहली बार देखा कि तेल की नालियां बंद होते ही सुपर पावर देश भी असहाय हो जाते हैं। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गई, कई जगहों पर ईंधन राशन लागू करनी पड़ी। तेल की कीमतें अचानक 4 गुना तक बढ़ गई। उद्योग ठप पड़ने लगे, बेरोजगारी बढ़ी और महंगाई आसमान छूने लगी। उस दौर को स्टैगफ्लेशन कहा गया, जहां अर्थव्यवस्था भी गिर रही थी और महंगाई भी बढ़ रही थी। उस समय दुनिया के पास विकल्प नहीं थे, ऊर्जा के स्रोत सीमित थे, सप्लाई कुछ देशों के हाथ में केंद्रित थी और बाजार उतना विकसित नहीं था, इसलिए झटका सीधा और गहरा था। भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ा, लेकिन उस समय हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज है। अब समय को आगे बढ़ाइए और आज की स्थिति को देखिए। दुनिया तकनीकी रूप से आगे है, सप्लाई चेन जटिल हो चुकी है, लेकिन तेल की अहमियत अभी भी उतनी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तेल और ज्यादा परतदार हो गया है। आज का संकट किसी एक युद्ध या एक फैसले का परिणाम नहीं, बल्कि कई घटनाओं का मिश्रण है। सबसे पहले नजर जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। यह एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की धड़कन तेज हो जाती है। ईरान से जुड़ी खबरें आती हैं कि जहाज़ों की आवाजाही पर असर पड़ सकता है। कुछ जहाज़ों को रोका गया, कुछ को अनुमति दी गई। यानी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनिश्चितता है और आज के बाजार में अनिश्चितता ही सबसे बड़ा संकट होती है। इसके साथ ही रसिया का फैसला सामने आता है कि वह पेट्रोल के निर्यात पर 1 अप्रैल से रोक लगा सकता है। यह पूरी तरह से कच्चे तेल की सप्लाई बंद करना नहीं, लेकिन यह संकेत देता है कि वैश्विक सप्लाई टाइट हो सकती है। बाजार में यह संदेश जाता है कि आने वाले दिनों में उपलब्धता कम हो सकती है और यही संदेश कीमतों को ऊपर धकेलने के लिए काफी होता है। यहाँ एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है कि 1970 में संकट सप्लाई बंद होने से पैदा हुआ था और आज का संकट सप्लाई पर खतरे और डर से पैदा हो रहा है। उस समय तेल वास्तव में नहीं मिल रहा था। आज कई बार तेल उपलब्ध होता है, लेकिन बाजारों में यह डर होता है कि आगे नहीं मिलेगा। यही डर कीमतों को बढ़ाता है और यही डर अर्थव्यवस्था को भी कमजोर करता है। भारत की स्थिति इस पूरे खेल में बेहद महत्वपूर्ण है। आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी हलचल होती है उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। सब्जी से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक, यानी तेल की कीमतें सिर्फ गाड़ी चलाने का खर्च नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरे जीवन की लागत बढ़ा देती है। इसके साथ ही डॉलर की मांग बनती है, क्योंकि तेल डॉलर में खरीदा जाता है। जब ज्यादा डॉलर खर्च होते हैं तो रुपये पर दबाव पड़ता है, रुपया कमजोर होता है तो आयात और महंगा हो जाता है। यानी एक चक्र शुरू होता है, तेल महंगा, महंगाई बढ़ी, रुपया कमजोर, फिर और महंगाई। हालांकि आज की दुनिया में कुछ चीजें 1970 से बेहतर भी है। आज देशों के पास रणनीतिक भंडार यानी स्ट्रेटेजिक रिसर्च है, सप्लाई के कई स्रोत हैं और बाजार ज्यादा लचीला है। भारत जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीद सकते हैं, मिडिल ईस्ट से सप्लाई ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने भंडार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आज झटका उतना अचानक नहीं आता जितना 70 के दशक में आया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा कम हुआ है। असल में आज का संकट ज्यादा जटिल है। यह सिर्फ एक फैसले पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई देशों, कई हितों और कई रणनीतियों का परिणाम। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरी तरह से बाधा आती है, अगर रसिया और ज़्यादा सप्लाई कम करता है और अगर ओपेक उत्पादन नहीं बढ़ाता है, तो यह स्थिति 1970 जैसे बड़े संकट में बदल सकती है। लेकिन अगर इनमें से कुछ चीज़ें नियंत्रित रहती है तो असर सीमित भी रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तेल सिर्फ वास्तविक सप्लाई का मामला नहीं,
बल्कि यह नैरेटिव का भी खेल। खबरें, अफवाहें, भू राजनीतिक बयान, ये सब बाजार को प्रभावित करते हैं। कई बार कीमतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि भविष्य को लेकर डर पैदा होता है, न कि इसलिए कि आज सप्लाई खत्म हो गई। इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि इतिहास अपने आप को हूबहू नहीं दोहराता, लेकिन उसकी गूंज जरूर सुनाई देती। 70 ने दुनिया के तेल के झटके को सीधे महसूस किया था। आज दुनिया उसी झटके की संभावना के साथ जी रही है। फर्क इतना है कि तब संकट अचानक आया था और आज संकट धीरे धीरे बन रहा है। अगर हालात नियंत्रण में रहे तो यह एक अस्थायी उथल पुथल बनकर रह सकता है, लेकिन अगर घटनाएं एक दिशा में बढ़ती चली गईं तो यह आने वाले समय का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी बन सकता है। और तब यह सिर्फ तेल की खबर नहीं रहेगी, बल्कि हर घर, हर जेब और हर देश की कहानी बन जाएगी। क्योंकि सच यही है कि जब तेल हिलता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था भी कांपती है। इतिहास कभी सीधा नहीं दोहराता, लेकिन उसकी आहट हमेशा पहले सुनाई देती। अगर हालात संभले तो यह एक खबर बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर बिगड़े तो यह आने वाले पीढ़ियों की किताबों में दर्ज होगा। याद रखिए कि जब तेल हिलता है तो सिर्फ बाजार नहीं, पूरी दुनिया की रफ्तार बदल जाती है। बने रहें ऐसी जानकारी के लिए आपके अपने चैनल एक तक के साथ। नमस्कार।